नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। महाराष्ट्र के पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने छात्रों को मेडल और डिग्रियां प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें रक्षा क्षेत्र में ऐसे नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत है जो रक्षा क्षेत्र के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही सेवा क्षेत्र के लिए भी वो उतने ही कारगर हों। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हमारे विरोधियों के पास हमसे उन्नत टेक्नोलॉजी है तो आने वाले समय में ये हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए हमें बदलते परिवेश के साथ साथ उन्नत टेक्नोलॉजी की तरफ भी तेजी से बढ़ना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साथ ही साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ICPS द्वारा लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि विधायी प्रारूपण हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख अंग है। उन्होंने कहा कि विधायी प्रारूपण को और बेहतर बनाने पर जोर होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि हमारा संविधान दुनिया का परिपूर्ण संविधान है। अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में समस्या का समाधान कानून के हिसाब से होता है। कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसले के लिए बेंगलुरु में कल विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही अगले सीएम का नाम चुनेंगे। अगले 2 से 3 दिन में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है, जबकि गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। आज सिद्धारमैया दिल्ली जा सकते हैं और खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि गांधी परिवार नाश्ते की मेज पर जिसका नाम तय कर लेगा वही कर्नाटक का सीएम बन जाएगा। आरपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के कांग्रेस के कई नेताओं में खींचतान है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का जन्मदिन है। बेंगलुरु में आज शिव कुमार के घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्वीडन के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने स्वीडन में भारतीय समुदाय से बातचीत की। जयशंकर ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत स्वीडन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि स्वीडन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने में खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के बारे में उन्हें अवगत कराया, क्योंकि हम 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित कर रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि स्वीडन यूरोपीय संघ के एक सदस्य और एक साथी बहुपक्षवादी के रूप में महत्वपूर्ण है। भारत में परिवर्तन चल रहे हैं जो हमारी वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाते हैं और विदेशों में भारतीयों के लिए अवसर पैदा करते हैं। इस बारे में भी बात हुई। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र और उसमें भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी जिक्र किया और कहा कि पिछले 20 साल से संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने एक तरह से चिंता भी जताई कि यूएन के स्थायी सदस्य के रूप में ना तो कोई अफ्रीकी देश है और ना ही लैटिन अमेरिकी देश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरे ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। बैठक के दौरान नवीन और उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए निम्न लागत वित्त पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का आयोजन भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी मिलकर कर रही है। सत्रों में उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, एनर्जी स्टोरेज एवं कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के भविष्य के मार्ग पर आधारित ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण के अनुमान पर ध्यान दिया जाएगा। इस बैठक के दौरान ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। संबंधित कार्यक्रम में 2 पैनल चर्चाएं होंगी। पहले सत्र में नई एवं उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर पैनल चर्चा होगी, जबकि दूसरे सत्र में निवेश जुटाने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों एवं विकास बैंकों की भूमिका पर पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी।
वहीं कोयला मंत्रालय तीसरे ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक के इतर कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप का एक सेमिनार आयोजित करेगा। ETWG की पहली बैठक फरवरी में बेंगलुरु में और दूसरी गांधीनगर में गुजरात में अप्रैल 2023 में आयोजित की गई थी। मुंबई में तीसरी ETWG की 15 से 17 मई 2023 तक होने वाली बैठक में ऊर्जा ट्रांजिशन संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श जारी रहेगा। जस्ट ट्रांजिशन रोड मैप पर संगोष्ठी में 2 सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र के बाद पैनल चर्चा का सत्र होगा और कोयला सचिव श्री अमृतपाल लाल मीना पैनल चर्चा और उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता और संचालन करेंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। 17 मई तक चलने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के अलावा 8 मेहमान देश शामिल हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 4 सत्र और संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां होंगी, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन प्रमुख है। बैठक के दूसरे दिन अपने संबोधन में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास तो कर ही रहा है, साथ ही विरासत को संजोने का काम भी बखूबी किया जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि दुनिया में कोई पहली या दूसरी दुनिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुनिया से भेदभाव मिटाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में G20 साइक्लोथॉन रैली पैडल फॉर पीस आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है। NIA की टीम ये छापेमारी आतंकी साजिश मामले में कर रही है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने बारामूला जिले में छापेमारी की थी। कुछ दिन पहले भी NIA ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी थे। जम्मू कश्मीर में ही सुरक्षा प्रभाव विश्लेषण SIA आतंकी नेटवर्क मामले में विधाता नगर इलाके में छापेमारी कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शनिवार से अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं और ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। अमेरिका की यात्रा के दौरान CDS चौहान हिंद प्रशांत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान वैश्विक सैन्य शक्तियों, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र ANCP अध्यक्ष और विधायक जयंत पाटिल को कथित IL एंड FS घोटाले के संबंध में 22 मई को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए दूसरा समन भेजा है। एम्स में आने वाले मरीजों को विभाग से दूसरे विभाग में आसानी होगी और इसके लिए एम्स अपना एक ऐप बना रहा है। ऐप में नेविगेशन का फीचर होगा, जिससे अस्पताल के विभिन्न डिपार्टमेंट को ढूंढने में आसानी होगी। ये ऐप मोबाइल नेटवर्क मिले या ना मिले तब भी काम करेगा। दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज के खाने की नली से 6.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकाला है। डॉक्टरों का दावा है कि बिना चीरा लगाए निकाला गया ये अब तक का सबसे बड़ा ट्यूमर है। मरीज को खाना निकलने में हो रही थी परेशानी। जांच करने पर डॉक्टरों को 6.5 सेंटीमीटर के ट्यूमर का पता चला। डॉक्टरों ने बताया कि ट्यूमर की वजह से खाने की नली में खाना अटक रहा था। मरीज को समस्या को देखते हुए एंडोस्कोपिक से इस ट्यूमर को हटाया गया। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी ने गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा किया। महाराष्ट्र के अकोला में इंटरनेट आज भी बंद है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। शनिवार को हुई हिंसा के मामले में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर 2 समुदायों में झड़प हो गई थी। इसके बाद जमकर पथराव हुआ था। हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग जख्मी हुए थे। महाराष्ट्र में अकोला के बाद अब अहमदनगर से भी हिंसा वहां पर भड़क गई है और अहमदनगर जिले के शेवगांव में रविवार की रात एक धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद हिंसा और जमकर पत्थरबाजी हुई। हिंसा के दौरान पुलिस के 8 जवान जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल हालात काबू में हैं। ये घटना औरंगाबाद और अहमदनगर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूरी पर हुई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। न्यायपालिका और कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अपने दिए बयानों के चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू को पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का ये कहना सही था कि सुप्रीम कोर्ट की विशेषता आसमान के बराबर है, किसी व्यक्ति के बयान से ये कम नहीं होती।
केरल पुलिस ने चोरी के संदेह में बिहार के एक 36 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट कर हत्या किए जाने के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीट कर हत्या करने के सिलसिले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद किया है और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच के लिए विशेष जांच दल भी बनाया है। ओडिशा में खबर मिली थी कि कुछ लोग पहले से सक्रिय सिम में ओटीपी जनरेट करके साइबर क्रिमिनल को बेचते थे। साथ ही ये ओटीपी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव एजेंट को शेयर करते थे। मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोग जिन्हें ओटीपी बेचते थे वे व्हाट्सएप, टेलीग्राम व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय पहचान बनाकर अकाउंट बनाते थे। अब तक 50 से 60 सिम सीज की गई है और ऐसे 1000 से अधिक सिम भी हो सकते हैं। हम आगे की जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रसिक प्रोडक्ट फैक्ट्री के बाहर आग लग गई। दमकल विभाग के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस और लगभग 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। आंधी आने के कारण आग काफी बढ़ गई थी। किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। घटना जिले के खर्रा थाना क्षेत्र की है। पीड़ित एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पिकअप से लौट रहे थे जब उनका वाहन एक ट्रक से टकरा गया। सभी मृतक पिकअप में ही सवार थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पिकअप में 20 से अधिक लोग सवार थे। दोनों वाहन गलत दिशा से आ रहे थे, जिसके कारण जोरदार टक्कर हुई। दुर्घटना में पिकअप के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में 5 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी सुखदेव की जयंती पर उन्हें नमन किया। अमित शाह ने कहा कि उनका बलिदान स्वतंत्रता आंदोलन का वो अध्याय है जो सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। असम में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों ने गुवाहाटी में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले दिव्य कला मेला 2023 में अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए 928 सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कल इस तरह की सूचियों में से चौथी सूची जारी की। और वहीं इससे पहले दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में 3 सूचियां जारी की गई थीं। इनके तहत 1238 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। चौथी सूची के 928 सैन्य उपकरणों में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम और स्पेयर पार्ट शामिल हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक मंगलवार को 16 मई को बेल्जियम के ब्रसेल्स में होगी। इस बैठक में रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी आधिकारिक बयान में कहा है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री अजय शंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर बैठक में शामिल होंगे। वहीं यूरोपीय संघ की अगुवाई करके कार्यकारी उपाध्यक्ष डोम्ब्रोव्स्की और वेस्टिगर करेंगे। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय इक्विटी सूचकांक बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 सोमवार को मामूली बढ़त के साथ खुले और निफ्टी 43 अंक बढ़कर आपको बता दें कि 18,370 पर, जबकि सेंसेक्स 0.39% की बढ़त के साथ 62,268.8 पर कारोबार कर रहा है। आज के शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे गिरकर 82.24 पर आ गया। एशियाई बाजारों में मिक्स्ड कारोबार हुआ, क्योंकि हांगकांग का हैंग सेंग 0.34% बढ़ा, जबकि चीन का शंघाई कंपोजी 0.35% और ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स 0.15% कम था। अमेरिका और चीन में टॉप ग्लोबल ऑयल कंज्यूमर्स में फ्यूल की मांग के बारे में चिंता के कारण सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 83 सेंट या 0.6% गिरकर आपको बता दें कि 130 GMT तक
$73.74 प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 37 सेंट या 0.5% नीचे $69.67 प्रति बैरल था। तुर्की में 28 मई को अब राष्ट्रपति पद के लिए रन ऑफ इलेक्शन यानी निर्णायक मुकाबला होगा, क्योंकि रविवार को राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान और उनके प्रतिद्वंदी केमल क्लिचदारोग्लू किसी को भी आधे से अधिक वोट हासिल नहीं हुए। वोटर्स ने एर्दोगान की सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और सहयोगी नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के बहुमत को बनाए रखने के लिए संसद के लिए भी अपने वोट डाले। एर्दोगान इस चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करने वाले क्लिचदारोग्लू की ओर से कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। थाईलैंड में विपक्षी दलों ने सेना के साथ गठबंधन से अलग होने के बाद चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। आरंभिक परिणामों के से संकेत मिलते हैं कि मूव फॉरवर्ड और फेऊ थाई दल प्रधानमंत्री प्रयुत चनोचा से आगे चल रहे हैं। थाईलैंड में अब तक 99% वोटों की गिनती हो चुकी है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। सेना ने 2014 में विद्रोह के बाद सत्ता संभालने पर संसदीय नियमों में परिवर्तन किया था। फू थाई पार्टी के पेंटोगन टॉर्न शिनावात्रा ने मूव फॉरवर्ड पार्टी को उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा कि वे एक साथ काम कर सकते हैं। हालांकि अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये केवल कल हुए मतदान के परिणाम से ही तय नहीं होगा। प्रधानमंत्री का चयन निचले सदन और 250 सदस्यीय सीनेट की जुलाई में एक संयुक्त बैठक में किया जाएगा। विजेता को कम से कम 376 वोट प्राप्त करने होंगे और किसी भी पार्टी के केवल अपने दम पर ऐसा करने की संभावना नहीं है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन का ऋण सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर रिपब्लिकन सांसदों के साथ गतिरोध जारी है और जो बाइडेन की मंगलवार को कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिकन सांसदों पर दबाव डाला कि वे देश की 31.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ें, जिससे आर्थिक संकट को कम किया जा सके। अमेरिका में कोरोना के दौरान प्रवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले टाइटल 42 की सीमा समाप्त हो गई है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने कहा है कि सीमा पार करने वाले प्रवासियों की संख्या 50% की गिरावट देखी गई है। तक जरूरत होगी, यूक्रेन का समर्थन करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध के दौरान समर्थन के लिए यूक्रेन हमेशा बर्लिन का आभारी रहेगा। फ्रांस आने वाले दिनों में यूक्रेन को दर्जनों बख्तरबंद वाहनों और हल्के टैंकों को भेजेगा। इसमें AMX 10 RCS लड़ाकू वाहन भी शामिल है। मैक्रों और ज़ेलेंस्की के बीच रात्रि भोज के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने संकेत दिए हैं कि पेरिस भी रूसी हमलों के खिलाफ कीव की वायु रक्षा क्षमताओं का समर्थन करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेनी बलों ने पिछले 24 घंटों में पूर्वी शहर बखमुत में रूसी रक्षा घेरे को तोड़ने के सामूहिक प्रयास किए। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने शहर के उत्तर और दक्षिण में हमले किए थे, लेकिन वे रूसी सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं सके। बयान में कहा गया है कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों की इकाइयों द्वारा किए गए सभी हमलों को रद्द कर दिया गया है। दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाने वाले महीनों के युद्ध के बावजूद कोई भी पक्ष बखमुत पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाया। न्यूयॉर्क के बफेलो सुपरमार्केट में गोलीबारी की घटना सामने आई है और उसको 1 साल पूरा हो गया है। वहीं न्यूयॉर्क गवर्नर ने पीड़ितों के परिवारों के साथ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया और इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी। संघर्षग्रस्त सूडान में हिंसा की घटनाएं थमती नजर नहीं आ रही हैं। रविवार को कई इलाकों में फिर से गोलाबारी और हवाई हमले हुए हैं। सऊदी अरब में संघर्ष विराम वार्ता के बावजूद सैकड़ों लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सूडान में कम से कम 676 लोगों की मौत हुई है और 5,576 घायल हुए हैं। वहीं लगभग 2 लाख से अधिक लोग पड़ोसी देशों में पलायन कर चुके हैं। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं CPN UML के एक वरिष्ठ नेता बहादुर रायमाझी को कल काठमांडू के बूढ़ा नीलकंठ इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी भूटानी शरणार्थी घोटाले के संबंध में 2 सप्ताह पहले अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद से वे फरार थे। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने आज से सुप्रीम कोर्ट के सामने अनिश्चितकालीन धरने का
पर बैठने का ऐलान किया है और आज इमरान खान के लाहौर उच्च न्यायालय में पेश होने की संभावना है। लाहौर में कोर कमांडर के घर में आग लगाने और पिछले हफ्ते उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंसा की अन्य घटनाओं में इमरान खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत में पाकिस्तान की बाहरी वित्त पोषण आवश्यकताओं को नहीं बदला गया है। पाकिस्तान में आईएमएफ के रेजिडेंट प्रतिनिधि ने स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से इनकार करते हुए कहा कि आईएमएफ नए वित्त पोषण की मांग कर रहा था। रविवार को खेले गए आईपीएल के पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उसे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 112 रनों से हरा दिया। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम 59 रन पर ही सिमट गई। पिछले साल फाइनल में पहुंचने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में केकेआर ने 4 विकेट खोकर इस आसान लक्ष्य को हासिल कर लिया। आईपीएल में आज होने वाले मुकाबले में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। जेम्स फोर्ड में खेले गए तीसरे वनडे में बांग्लादेश ने आयरलैंड को रोमांचक मैच में 5 रनों से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पहले खेलते हुए बांग्लादेश टीम ने अपने सभी विकेट खोकर 274 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड पूरे ओवर खेलकर 269 रन का ही स्कोर बना पाई। बार्सिलोना ने रविवार को एस्पेनॉल को 4-2 से हराकर अपने चिर प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड से खिताब वापस लेकर 2019 के बाद पहली बार ला लीगा जीत लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में ब्राइटन ने आर्सेनल को 3-0 से हरा दिया। इस हार के बाद आर्सेनल अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज मैनचेस्टर सिटी से 4 अंक से पिछड़ गई है, जबकि मैन सिटी ने एक मुकाबला कम खेला है। प्रीमियर लीग में रविवार को देर रात खेले गए एक और मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन को 3-0 से हराकर लीग खिताब की ओर मजबूती से अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग का खिताब बरकरार रखने से महज एक जीत ही दूर है। अगर सिटी की टीम ऐसा करने में सफल होती है तो ये उनका लगातार तीसरा ईपीएल खिताब होगा। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ब्रेंटफोर्ड अंक तालिका में 9वें स्थान पर पहुंच गई है। मैच का पहला गोल 20वें मिनट में आया, जबकि ब्रेंटफोर्ड के खिलाड़ी ब्रायन म्यूमो ने गोल किया। वहीं योनो विस्सा ने 43वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल किया। प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में लिवरपूल और लीसेस्टर सिटी आमने सामने होंगे। वहीं शीर्ष 4 में पहुंचने के लिहाज से लिवरपूल के लिए ये मैच काफी अहम माना जा रहा है। महिला एफए कप फाइनल में चेल्सी का मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। चेल्सी ने लगातार तीसरे साल ये ट्रॉफी जीती है। लगातार 3 एफए कप जीतने के अलावा चेल्सी ने पिछले 2 सत्रों में बैक टू बैक लीग खिताब भी जीते हैं। चेल्सी की ओर से सैम केर की 68वें मिनट निर्णायक उन्होंने गोल किया। बेंगलुरु एफसी ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में सुदेवा दिल्ली को हराकर रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। निर्धारित समय में दोनों टीम के 2-2 की बराबरी पर रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में बेंगलुरु ने 4-3 से जीत दर्ज करते हुए अपने खिताब का बचाव किया। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।